तो भैया क्लास 11th के हिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे के पूरे सीरीज में हम आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चल भी रहा है, 2 चैप्टर डल भी चुका है। आज के इस वीडियो में हम जो है तीसरे चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स में चर्चा होगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा, है ना। ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट का बना हुआ है, बाकी सबका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी चर्चा चलने वाली है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर चेकआउट करिएगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 3rd चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट। पूरा का पूरा भैया चर्चा एकदम अच्छे से, पंचायत सभी का सभी चीज इसमें हो जाएगा। साथ में कॉपी पेन उठा करके बैठिएगा। जो भी चीज यहाँ पर हम लिखवाते हुए चलेंगे वो आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको तो पता है यार, नोट्स हमारा ब्रह्मास्त्र है। नोट्स एकदम वीडियो के साथ साथ ही आप बनाते हुए चलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए रहिएगा। स्टार्ट करते हैं एकदम नया सा हिस्ट्री का चैप्टर, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस चैप्टर की अगर हम लोग बात कर लें यार, तो नाम देखो, नाम ही बता रहा है हमें एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट, यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एक एम्पायर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एक साम्राज्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ है। सब लोग बाहुबली मूवी देखे हैं, उसमें माहिष्मती साम्राज्य फैला हुआ रहता है। तो नहीं, सब बताते रहते हैं कि यहाँ से लेके उस कोने तक, दक्षिण में यहाँ तक ना, ऐसे पूरब में यहाँ तक। तो उसी हिसाब से ये वाला जो एम्पायर हम लोग देखेंगे, ये 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ है। भैया आप कौन सा एम्पायर, कौन सा कंटिनेंट, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जो कंटिनेंट की बात हम लोग कर रहे हैं वो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ये 3 कंटिनेंट पे एक साम्राज्य जो है फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य था, कौन सा एम्पायर था? रोमन एम्पायर था। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग रोमन एम्पायर के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन तीनों कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। अब इसी में देखेंगे कि कैसे युद्ध हुआ, इनका कल्चर क्या है, इनका तमाम तरीके की बातें कहाँ तक फैला हुआ है, सारा चीज का जो पंचायत है, इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। 2 पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग जितना कवर हो सकता है कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में पूरा चैप्टर एकदम फिनिश करेंगे। अब हम लोग इस एम्पायर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भैया कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, क्या है, कैसे है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे यहाँ चर्चा हो रही है। यानी कि नॉर्थ में कहाँ तक है भैया? राइन और डैन्यूब नदी थी, वहाँ तक फैला हुआ है। साउथ में सहारा डेजर्ट से कवर हुआ है। उसके बाद ईस्ट में यूफ्रेट्स नदी, याद है ना, यूफ्रेट्स नदी हम लोग देखे थे, मेसोपोटामिया वाला सिस्टम याद है कि नहीं? पहला चैप्टर नहीं याद है तो एक बार देख लेना, रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन से टच करता है। यानी कि ये जो आपका एरिया है, जो रोमन एम्पायर है, वो कैसे फैला हुआ है? नॉर्थ में राइन और डैन्यूब नदी तक, साउथ में जो है कहाँ तक भैया? सहारा डेजर्ट से कवर है, ईस्ट में यूफ्रेट्स नदी से कवर है, और जाकर के वेस्ट में अटलांटिक ओशन से कवर हुआ है। ये तो हो गया इसके बाउंड्री के बारे में, है ना, कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये एम्पायर, ये साम्राज्य जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इस पर तो ये चर्चा हो गई। अब जो है इस एम्पायर का जो रोमन एम्पायर जो फैला हुआ है इस तीनों कंटिनेंट पे, इसका हार्ट जो है हम मेडिटेरेनियन सी को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेडिटेरियन सी है भैया, जो मेडिटेरियन सी है, उसको हम रोमन एम्पायर का हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। अब हमने अभी यहाँ क्या क्या पकड़ लिया, क्या क्या बातें क्लियर हुई? रोमन एम्पायर के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बारे में सब लोग देख लिया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो अब जो है नाम हमारा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट, ये क्यों है तो हमें क्लियर हो गया यार, क्योंकि ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैला हुआ है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भैया? सिंपल सी बात है यार, जहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है तो वही तो कहेंगे कि हाँ भैया 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ है। सिंपल सा, कुछ गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया एक तरीके का इंट्रोडक्शन रोमन एम्पायर के बारे में, कि भैया यहाँ यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ यहाँ तक इसकी बाउंड्री थी, 3 कंटिनेंट की चर्चा हो रही है ना। मेडिटेरियन सी को क्या कहते हैं? इसका हार्ट कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है भैया, इंट्रोडक्शन हमें पता चल गया। अच्छा, अब हम हर एक चैप्टर में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिलता जा रहा है। जैसे मेसोपोटामिया मिला था उस समय, है ना, पिछले चैप्टर में हम लोग को मेसोपोटामिया मिला था। ऐसे ही कर करके एक एक चीज़ हमें मिलता जा रहा है।
तो हमें पता कैसे लग रहा है यार कि ये सब सारी चीज़ें हुई थी? सोर्सेस क्या क्या हैं इसको समझने के? किसको पता, कैसे पता कि रोमन एम्पायर था? कोई अपने मन से कहानी बना के तो बोल नहीं रहा है ना? वो वाली बात आ जा रही है कि भैया पता कैसे चला कि रोमन एम्पायर है, यहाँ तक फैला हुआ है, ये सारी बातें हैं। तो इसके सोर्सेस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या वो सोर्सेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है भैया कि रोमन एम्पायर नाम का कुछ चीज़ था, कहाँ कहाँ तक था, वो तमाम तरीके की चीज़ें। अब जो इसको समझने के लिए 3 चीज़ हमें मिली, क्या क्या? एक तो भैया टेक्स्ट, लिखना तो हम लोग सीख गए हैं, लिखना तो हम लोग पिछले चैप्टर में सीख गए हैं, तब तो हर चीज़ लिखते हैं हम लोग। तो कुछ तो लिखे हुए सामान मिले। लिखे हुए सामान में क्या क्या भैया? रिटन थिंग्स, कोई भी नियम कानून हो गया, किसी को चिट्ठी उट्ठी लिखा है आदमी वो हो गया, उसके बाद स्पीचेस हो गया, सरमन्स हो गया, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें, कोई भी कानून कायदा, अनाउंसमेंट, तमाम तरीके की चीज़ें जो है लिखी लिखाई होती थी, तो वो हमें मिली। पहला सोर्स तो ये हो गया टेक्स्ट का, है ना? सोर्सेस टू अंडरस्टैंड पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला तो सोर्स हो गया लिखी चीज़ों का जो कि टेक्स्ट है। अब दूसरा अगर हम लोग डॉक्यूमेंट का बात करें तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए करते थे पत्थरों को काट काट करके, नहीं देखते हैं कहीं कहीं कुछ चीज़ें बताना हो या कुछ चीज़ें जताना हो तो पत्थर पे आदमी लकीर उकीर खींच करके बताता है। तो ठीक उसी तरीके से पत्थर उत्तर को काट काट कर करके जब समझे ना एक इंस्क्रिप्शन वहाँ पर बताया जाता था, या फिर जो है पेपरी पे लिखा जाता था, पेपरी का इस्तेमाल हुआ जाता था। पेपर तो मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल है भैया इससे, ना लग रहा है ना पेपर ओपर टाइप का, तो ठीक वही काम है इसका। अभी हम लोग देखेंगे कि पेपरी है क्या। पेपरी सिंपल से यार एक तरीके से प्लांट है कह लो, जिसके जड़ों से जिसका जो डहनियाँ हैं भैया उसी का इस्तेमाल कर करके हम लोग उस पर लिखते भी हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, है ना? तो डॉक्यूमेंट्स पर ये चर्चा हो गया, ठीक है। और मटेरियल रिमेन्स की हम लोग बात करें, कोई भी इतिहास, कोई भी हिस्ट्री हो, हमने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था कि पता कैसे चला आदमी क्या से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चल रही हैं। जो भी उनका बना बनाया सामान है वो बच जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। हम लोग खोज, इंसान जानते हो इंसान की क्या है, सबको मतलब खोजी है, कुल चीज़ खोजना रहता है, तो हम लोग खोजते हैं। वैसे सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें मिल जा रही हैं। कैसे मिल जा रही हैं भैया? कुछ खुदाई उदाई हो रहा है, आदमी कहीं कुछ डिस्कवर कर दे रहे हैं, है ना? तो ऐसे भैया मतलब खोज खुदाई में क्या क्या हमें मिली, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, और भी तमाम तरीके की सिक्के हो गए, पॉटरी हो गई, तमाम तरीके की चीज़ें हमें मिली, उस समय की चीज़ें मिली। होता है ना कभी कभार, जैसे कि आदमी पहले बोलता था कि खन दोगे तो कुछ सोना वोना मिल जाए आपके घर के नीचे, पता नहीं, खनो गिरवा तो अपना घर, देखो सोना वोना मिल जाए तो नया एकदम बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में जाकर रहोगे, ठीक है, तो खनवाओ देखो मिलता है कि नहीं। तो ज़मीन के नीचे क्या पता आप लोग जहाँ रह रहे हो हज़ारों करोड़ों साल पहले भैया वहाँ कुछ राजा महाराजा रखे होंगे, खदान उदान बनाए होंगे, सोना वोना होगा, चेक करिए, जैसे भी बुलवा के चेक करवाइए, है ना, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे ही जो 3 चीज़ें हैं बेसिकली क्या क्या भैया, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और जो है मटेरियल रिमेन्स, ये सारी चीज़ों पे हम क्या है हमें पता चलते, ये सारे सोर्सेस हैं जैसे हम पता कर पाते हैं कोई भी चीज़ पहले हुआ हो तो। ठीक, क्लियर हो गया। रोमन एम्पायर का हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लिए, कैसे पता चला कि रोमन एम्पायर है, तो 3 चीज़ें, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स। कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि भैया ये जो पेपरी बताए हैं, ये पेपरी है क्या? ये पेपरी हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो पेपरी एक प्लांट है। आज का पेपर कैसे बनता है? पेड़ों से बनता है ना, सेब ट्री सुने ही होंगे, ठीक है। तो भैया पेपरी जो है एक प्लांट से बनता है। क्या नाम है उस प्लांट का भैया? पेपरस। क्या नाम है? पेपरस। तो भैया पेपरस एक ऐसा प्लांट है, उसकी जो टहनियों से जो है क्या बनता था कि एक मतलब लिखने का मटेरियल आदमी बना दिया करते थे। सपोज करो पेपर ओपर टाइप का जैसे है ना, वैसे ही एक लिखने का मटेरियल उसके इस्तेमाल से बनाया जाता था। और ये पेपरस कहाँ पाया जाता था? पेपरी जो पेपरस है ये कहाँ पाया जाता था? ये जो है भैया नील नदी के किनारे पर पाया जाता था। ये जो प्लांट है, ठीक है, ये जो पौधा है ये यहाँ पर पाया जाता था। और इसके इस्तेमाल से हम लोग लिखने वाला मटेरियल, जैसे पेपर कह लो, आज हम लोग जैसे पेपर पे लिखते हैं तो उस समय ये लोग पेपरी पे लिखते थे, है ना, नाम ही से पता चल रहा है पेपर, पेपरी,
ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग इस प्लांट का इस्तेमाल करके कुछ रिटर्न मटेरियल बनाते थे जिसको हम लोग पेपरी कहते थे, जिस पे क्या क्या लिखा जाता था। अब सिंपल सी बात है, आज अपने पेपर पे क्या लिखते हो, नोट्स लिखते हो, हिसाब किताब लिखते हो, तमाम तरीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के हर एक चीज़ लिखा हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से भैया अकाउंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, ये तमाम तरीके की चीज़ें, कोई नोट्स हो गया, हिसाब किताब हो गया, सारी चीज़ें जो है इस पेपरी पे लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी भैया, पेपरी पे लिखी जाती थी। और जिनके द्वारा लिखी जाती थी उनको क्या कहते थे हम लोग, पेपरोलॉजिस्ट। क्या कहते थे, पेपरोलॉजिस्ट। पेपरी, पेपरस, पेपरोलॉजिस्ट, बड़ा पेपी हो गया ना, वो सब हटाओ, ठीक है। सिंपल से भैया पेपरस एक प्लांट है जिसकी मदद से हम कुछ लिखने वाला सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम लोग पेपरी कहते हैं। और जो लिखते हैं इस पे, जो करते हैं ये कांड, उनको क्या कहते हैं हम लोग, पेपरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी सब पेपरी ऊपरी की वजह से हमें पता चल पाया कि पहले कुछ तो रोमन एम्पायर का जैसा कुछ तो सीन था, उसमें कौन कौन लोग थे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले। कंप्लीट पता चल गया किस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी तो मतलब हो ना, कहानी समझ में आ गई कि हम किस पे बात करने वाले हैं, रोमन एम्पायर के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे पता भैया कि रोमन एम्पायर था, इसके सोर्सेज ये हैं, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, मटेरियल रिमेन्स और पेपरी, पेपरस पे सारी चीज़ें जो है लिखी जाती थी। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा रोमन एम्पायर है उस पर चर्चा करते हैं कि भैया रोमन एम्पायर का क्या सीन है, रोमन एम्पायर का क्या हिस्ट्री है। ठीक है, इनकी कहानी आज हम लोग देखते हैं कि रोमन एम्पायर का क्या सीन है। अब हम लोग रोमन एम्पायर को अगर पढ़ते हैं ना तो दो तरीके से डिवाइडेड है ये। कैसे, रोमन एम्पायर की कहानी को हम लोग दो किस्से में देखते हैं। एक है भैया अर्ली फेज, एक है भैया लेट फेज। अर्ली फेज और लेट फेज। अब हमको तो यार 11 में है तो इतनी तो अंग्रेजी पता ही है कि अर्ली का मतलब पहले होता है, लेट का मतलब बाद में होता है, पता है ना। ठीक है, तो वही अर्ली और लेट का सिंपल से यहाँ पर मतलब है कि 3rd सेंचुरी से पहले के पीरियड को अर्ली फेज कहते हैं और 3rd सेंचुरी के बाद के पीरियड को लेट फेज कहते हैं। हमने कुछ नहीं कहा, हम आपसे बस इतना कहे कि भैया हम लोग रोमन एम्पायर की कहानी पढ़ेंगे। बोले भैया अच्छा ठीक है, पढ़ाइए, सुनाइए रोमन एम्पायर की कहानी। तो हम आपसे बताए, देखो इस कहानी में हम लोग दो किस्सा देखेंगे, दो फेज है, एक है अर्ली फेज, एक है लेट फेज। भैया ये अर्ली लेट क्या है, अर्ली लेट ये है कि 3rd सेंचुरी से पहले के समय को हम लोग अर्ली फेज कहेंगे, 3rd सेंचुरी के बाद के समय को हम लोग लेट फेज कहेंगे। ठीक है, तो रोमन एम्पायर को हम लोग दो फेज में देखने वाले हैं, अर्ली और लेट, 3rd सेंचुरी के पहले का समय, 3rd सेंचुरी के बाद का समय। अब हम लोग थोड़ा सा वहाँ की स्थिति देखते हैं रोमन एम्पायर के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या सिस्टम था, कैसे लोग रहते थे, तमाम तरीके की चर्चा। हल्का सा इंट्रो देख लो एक बार रोमन एम्पायर का। भैया यहाँ पर जो है ना डाइवर्स पॉपुलेशन था। डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब अरे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी, मतलब इंसान ही थे लेकिन इंसान की भी अलग अलग। ठीक है, मतलब वेरिएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, डाइवर्सिटी बहुत ही तगड़ी थी भैया, है ना। डाइवर्स पॉपुलेशन था, वैरायटी ऑफ टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग टेरिटरीज जो हैं बहुत थी। इंडिया का जैसे इस समय कंडीशन देख लो, लैंग्वेजेस के बेस पे बहुत सारे हैं, है ना। उसके बाद एरिया के बेस में बहुत सारे हैं, है ना। तमाम कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से भैया डाइवर्स पॉपुलेशन था, अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग कल्चर्स, सब चीज़ था। लेकिन उसका शासक जो था, उसको जो शासन करने वाला था, जो रूलर था, जैसे हम लोग के गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, भाई कुछ हो, तुम कहीं भी रहो देश के कोने में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वही बैठे हैं, है ना, है तो भैया इस समय वही, ठीक है, मोदी जी ही हैं। तो ठीक उसी तरीके से चाहे तुम यहाँ पर कहीं भी रहो, चाहे तुम उत्तर में रहो, चाहे तुम दक्षिण में रहो, है ना, चाहे तुम ऊपर रहो, चाहे तुम जमीन पे रहो, तुम्हारा वही एक राजा है। राजा के बारे में भी देखेंगे, भी कहानी बड़ा बढ़िया है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत सारी टेरिटरीज, अलग अलग कल्चर्स, लेकिन गवर्न होता था एक ही राजा के द्वारा। सबको एक राजा का सुनना पड़ता था। ये नहीं कि भैया लगे प्रधान बनाने गांव का है, हर एक अलग अलग सिस्टम, ऐसा नहीं, सबको एक का सुनना पड़ता था। ठीक, अच्छा, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है,
सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी बहुत है तो भैया यहाँ पर लैंग्वेजेस भी बहुत सारे थे बोलने वाले, ठीक है, लैंग्वेजेस भी बहुत सारे बोलने वाले थे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था भैया, ग्रीक था और लैटिन था। लैंग्वेजेस बहुत सारे बोले जाते थे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कह लो, सारा सिस्टम के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था वो कौन सा था, ग्रीक और लैटिन। क्लियर, डाइवर्सिटी बहुत थी, लेकिन कुछ भी कह लो, बहुत सारे लोग हैं लेकिन गवर्न होते थे एक ही राजा के द्वारा, एक ही बॉडी के द्वारा, सबका वही लोग सुनते थे। बोलने वाले भाषा बहुत सारे, लेकिन ऑफिशियली ग्रीक और लैटिन को हम लोग मान्यता देते थे कि हाँ चलो ये ऑफिशियल है। क्या है, ऑफिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है भैया, कि चलो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। अच्छा जी, अब आगे क्या है, अ पीपल हैव वन सिंगल रूलर, एम्परर कह लो, कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कोई बिरादरी का हो, चाहे कोई भाषा बोलता हो, चाहे कहीं रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे आलीशान बंगला में रहता हो, जमीन के अंदर रहता हो, अंतरिक्ष में रहता हो, भैया कहीं भी कुछ भी हो, उनका राजा, उनका रूलर, उनका एम्परर एक ही था। क्या था, एक ही था। कौन था भैया, उसके बारे में भी देखेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राजा कौन था, क्या क्या सिस्टम था। चाहे लोग कोई सा भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे लोग कहीं भी रहते हो, उनको गवर्न एक ही राजा करता था। क्या भैया, एक ही राजा करता था। तो थोड़ा सा हम साइड में हो रहे हैं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, जो करना है करिए, ये सारी चीज़ आप फटाफट से जैसे लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए है ना, कर लिए। अब आपको फटाफट से 1 मिनट के अंदर कंक्लूजन बताते हैं कि हम लोग क्या बात किए। बात ये की कि एक एम्पायर है जिसका नाम है रोमन एम्पायर, जो कि 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इसके ऊपर इस पूरे चैप्टर में चर्चा होने वाली है। नॉर्थ में राइन और डैन्यूब नदी तक, साउथ में सहारा डिजर्ट तक, ईस्ट में जो है कहाँ तक, यूफ्रेट्स नदी तक, वेस्ट में अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। मेडिटेरियन सी को इसका हर्ट कहा जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि एक एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट। इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग देखें कि भैया पता कैसे चला, क्या टेक्स्ट की बदौलत, डॉक्यूमेंट्स की बदौलत, मटेरियल रिमेन्स की बदौलत हमें पता चला, ये सारे सोर्सेस थे। पेपरस क्या था भैया, पेपरस, पेपरी, पेपरोलॉजिस्ट हम लोग देखें। पेपरस एक ऐसा प्लांट है जिसके इस्तेमाल से हम लोग कुछ लिखने का सिस्टम बनाते हैं। वो लिखने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, पेपरी कहते हैं। जो ये कांड करता है उसको पेपरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो फिर हम आगे लेके गए तुमको रोमन एम्पायर दिखाने कि चलो आओ तुमको रोमन एम्पायर घुमा के आते हैं। तो रोमन एम्पायर की कहानी 2 फेज में थी, अर्ली, लेट। अर्ली भैया 3rd सेंचुरी के पहले, लेट भैया 3rd सेंचुरी के बाद। उसके बाद बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग, लेकिन राजा एक। सबको सुनना एक व्यक्ति का पड़ता था, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो कहीं और रहता हो। ये सब पकड़ लिए। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन ऑफिशियली ग्रीक और लैटिन को ही मान्यता था, इन्हीं का इस्तेमाल होता था। ये हो गया भैया पहला वर्ड का। फिर से एक बार हट जा रहे हैं, इसको फटाफट से नोट करिए, इसको मिटाते हैं और रोमन एम्पायर की कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भैया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या आगे होता है रोमन एम्पायर में, और सारी चर्चा हम लोग करते हैं। तो भैया पॉइंट हमें पता चल गया यार कि रोमन एम्पायर के ऊपर चर्चा हो रही है और कैसा सिस्टम था। मतलब डाइवर्सिटी बहुत थी, है ना, लोग बहुत सारे थे, लेकिन सुनते किसका थे, एक ही। मतलब राजा जो था वो एक ही था, ये बॉडी जो थी भैया वो एक ही थी, सब लोग उनका सुनता था। ये सिस्टम चल रहा है किसका, रोमन एम्पायर का। हम लोग रोमन एम्पायर की चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं कि कौन राजा था, कौन रंग था, कैसा आर्मी, कैसा सिस्टम था, इसके ऊपर अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं इसकी, रोमन एम्पायर की, कि क्या क्या मतलब भैया पॉलिटिकल सिस्टम इसका कैसा है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो इस फील्ड में ना, पॉलिटिक्स के फील्ड में ना, ये वाले पूरे गवर्नेंस के फील्ड में ना 3 खिलाड़ी थे। रोमन एम्पायर में इस फील्ड में 3 खिलाड़ी थे। एक तो एम्परर, दूसरे सेनेट और तीसरी आर्मी। अब देखो यार सिंपल सी बात है, कोई भी अगर किंगडम उठा करके देखो, कुछ भी एम्पायर उठा करके देखो, साम्राज्य उठा करके देखो, एक होता है भैया राजा लोग, एक होते हैं क्या भैया, सेना सिपाही। जैसे कि बाहुबली में देख लो, आपके बाहुबली भाई साहब थे महिष्मती के राजा, और कटप्पा भाई साहब थे सेना में, आर्मी में, है ना। यही सारा सिस्टम होता है और उसी में कुछ अमीर लोग होते हैं। तो बेसिक सा फंडा तो एक ही है ना, कि एक एम्परर होगा, एक आर्मी होगी, और बीच में ये थोड़ा सा सेनेट जो है, जैसे कि अभी अगर तुम लोगों को क्लास 10th वाला 9th वाला सिस्टम याद होगा, तो मोनार्किज्म जो था ना, एरिस्टोक्रेट्स लोग, अमीर लोग एकदम मस्त
अब देखो, एक तो राजा है और एक बहुत अमीर व्यक्ति है, तो इन दोनों का तो आपस में मेल हो ही जाएगा, है ना। तो जो सीनेट है यार वो बहुत वेल्दीएस्ट, मतलब एकदम स्वर्णपूर्ण संपन्न एकदम, ऐसा पैसा वैसा बड़ी पैसा है इन सबके पास, बहुत पैसा है यार, एकदम वेल्दीएस्ट है ना, समझ लो इनका मौज ही मौज है, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा है, एक तो एम्परर, दूसरा सेनेट, तीसरा आर्मी। सेनेट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो एम्परर की अगर हम लोग बात करें तो ये भैया अथॉरिटी के सोर्स हैं, यानी कि मेन मालिक एक तरीके से कह लो कौन है, एम्परर हैं। तो सबसे पहला एम्परर हमारा यहाँ पे किसकी चर्चा होगी, अगस्टस की। लिख लीजिए, साथ साथ में लिखते चलिएगा। सबसे पहले जो कौन थे भैया, अगस्टस थे यहाँ के एम्परर, यहाँ के राजा कौन थे, अगस्टस थे यहाँ के राजा। कब भैया, 27 ईस्वी की बात हो रही है। अच्छा जी, इनको प्रिंसिपेट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहा जाता था। प्रिंसिपेट को मतलब होता है लीडिंग सिटीजन। क्या होता है भैया, लीडिंग सिटीजन, इसका सिंपल सा मतलब होता है, यानी कि एम्परर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगस्टस थे। यहाँ पर यार देखो, अगर उनका बच्चा नेचुरली हो ना हो या फिर वो लोग अगर अडॉप्ट कर लेते थे तो सिस्टम यही था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये वाली चीज़ें हमको पता ही है, ये फला फंडा पता ही है कि राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है। तो ये तो था भैया एम्परर के बारे में, राजा के बारे में। राजा कौन था, अगस्टस, ठीक है। अगस्टस के पास कौन कौन आता है वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, ये हो गया राजा का। अगर हम लोग सेनेट की बात करें तो सेनेट है बड़ी पैसा वाले, इनके भले यार रुपया बहुत है, अरे बाप रे बाप, मतलब पैसा वैसा से एकदम ना मस्त है, वेल्दीएस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, एक तरीके की जो एरिस्टोक्रेट्स हम लोग नहीं देखते आ रहे हैं यार, मोनार्क वगैरह, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह, ठीक है, तो वो वाले यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये लोग कौन है भैया, वेल्दीएस्ट पीपल है, पैसा से वैसा से एकदम टाइट हैं। लेकिन पहले देखो, अगर यहाँ का सिस्टम एक तरीके से रिपब्लिक टाइप का था, जहाँ पर पावर सेनेट के पास थी। लेकिन अगस्टस भाई साहब जब आते हैं ना, तो ये धीरे धीरे इनका कहानी एक तरीके से इनका पावर जो है ख़त्म कर देते हैं। इनका ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट पूरा का पूरा जो है रस्सी जो है, कमान जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो सिंपल सा भाई बाहुबली वाला सीन समझ के चलो कि बाहुबली राजा, माहिष्मती के राजा, कटप्पा आर्मी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कटप्पा की तरफ आते हैं, यानी कि आर्मी की तरफ आते हैं। तो देखो आर्मी यहाँ का क्या थी ना भैया, बिना आर्मी के कौन सा राजा राजा बनेगा। अब भैया सब तो बाहुबली है नहीं कि कूद के अपने फील्ड में वो छुक 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 चला के सबको मार देगा। सबको तो आर्मी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, उसको भी जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर भैया आर्मी जो थी ना वो एक पेड और प्रोफेशनल की तरीके से थी। ये भी है ना रुपया पे चलती थी, इनकी सैलरी वगैरह होती थी। अब देखो हर जगह से, आज ही के समय नहीं भैया, मतलब इतिहासों से हम लोग देखा जा रहा है, किसी की सैलरी साले सब ढंग से नहीं देते थे, किसी की सैलरी ढंग से नहीं मिलती थी। तो सेम वहां पर ये किस्सा था। आर्मी जो थी पेड प्रोफेशनल थी, मतलब कि भैया कोई भी राजा है, जितनी मजबूत उसकी आर्मी उतना मजबूत उसका पावर, है ना। तो भैया आर्मी के बिना तो नहीं चलने वाला। लेकिन आर्मी का ये लोग थोड़ा सा सुनते उनते नहीं थे, है ना। जैसे ये लोग क्या करता था भैया, बहुत समय वेजेस के लिए, सर्विस कंडीशंस के लिए ये लोग का आपस में दंगा हो जाता था, विद्रोह कर देते थे, उसी में सिविल वार हो जाता था। अब थोड़ा सा आर्मी का हम लोग किस्सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लोगों को 25 साल तक जो है सर्विस करना होता था। कितना, आर्मी में लोगों को। अब देखो कटप्पा बाहुबली में तो भाई तो गुलामी कर रहा है, कटप्पा बाहुबली में तो गुलामी कर रहा है पुश्तों से, ठीक है। राजमाता के समय में था, अमरेंद्र बाहुबली के भी समय में था, फिर महेंद्र बाहुबली के भी समय में था। देखो पता नहीं अमरेंद्र महेंद्र, ठीक है। अब ऐसा जो था तो वो तो गुलामी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर 25 साल का इनका सर्विस होता था। लगभग 6 लाख सोल्जर्स थे इनके 4th सेंचुरी में, समझ रहे हो, 6 लाख सोल्जर्स थे भैया। और बहुत समय वेजेस के लिए, सर्विस कंडीशंस के लिए ये लोग थोड़ा सा विद्रोह कर देते थे। राजा देखो राजा है, प्रजा आर्मी पे उतना ध्यान नहीं, पैसा वैसा ढंग से देते नहीं होंगे, अच्छा कंडीशन देते नहीं होंगे, तो विद्रोह कर देता था। पता चला अरे सब बंदूक निकाल के उड़ा दे राजा को, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है ना। तो इस पर कभी कभी क्या होता था यार कि देखो कोई भी राजा हो कितना पावरफुल है, कितना सक्सेस होगा उसका, कितना अच्छे तरीके से राज करेगा, कहाँ कहाँ मतलब स्टेबल कैसे रहेगा, वो उसके आर्मी पे डिपेंड करती है। यानी कि आर्मी नहीं रहेगी तो अपने से तो यार ये लोग लड़ेंगे नहीं, अपने तो सिंहासन में बैठे रहते हैं, आर्मी से ही लड़वाते रहते हैं। तो भैया आर्मी बहुत ही ज़्यादा मेन यहाँ पर काम करती है। तो वहीं कभी कभार जब डिवीजन हो जाता था तो उसी में आर्मी का क्या हो जाता था, सिविल वार वगैरह हो जाता था, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन देयर, देखो ये मिट गया यार, हमारा हाथ लग गया, ये मिट गया, यहाँ पर है अपॉन,
है ना। इट डिपेंड्स अपॉन देयर आर्मी एंड मेनी टाइम्स एट डिविजन्स इट यूजुअली रिजल्ट इन सिविल वॉर। हो जाता था भैया सिविल वॉर, दंगा उंगा उनके बीच हो जाता था। तो अगस्तस के पीरियड में ये जो तुम्हारा पहला राजा है ना अगस्टस, इसके पीरियड में उतना तामझुम नहीं था, उतना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल था यहाँ पर अगस्तस के समय। लेकिन इसके समय में भैया 69 सीई में, कब 69 सीई में भैया एक यूनिटरस ईयर था, जब तो भैया ये सब सिविल वार वाल अपना हो जाता था, बवाल वाल जानती हो, बवाल वाल हर जगह होता है, तो यहाँ भी बवाल वगैरह हो जाता था। तो भैया एक्सेप्ट वन न्यूट्रस ईयर 69 सीई, 69 सीई को छोड़ करके बाकी फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी भैया एकदम सिविल वॉर वगैरह से मुक्त थे, बहुत ही पीसफुली जी रहे थे। केवल ये एक साल को छोड़ करके, एक न्यूट्रस ईयर को छोड़ करके, काहे लिए भैया, किस बात के लिए, कि इस बार देखो यहाँ पर हो गया सिस्टम गड़बड़। न्यूट्रस ईयर में यहाँ पर भैया इस साल में हो गया गड़बड़, 4 एम्परर्स जो थे, 4 राजा जो थे बैक टू बैक चेंज हुए। इस साल बैक टू बैक 4 राजा जो है बदले गए भैया इस कहानी में। चलो तो भैया ये तो कहानी हो गई इसके बारे में कि चलो आर्मी है, सेनेट थी, सेनेट से बाद में पावर ओवर सब ले लिया था, उसका उतना मतलब नहीं है। उसके बाद एम्परर था, कौन था, अगस्टस। अगस्टस के बाद कौन आता है, अगस्टस के बाद आता है टाइबेरियस, टाइबेरियस के बाद आता है ट्राजन, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो अगस्टस भैया का सिस्टम हम लोग देख लिए, बहुत ही अच्छा पीसफुली रह रहे थे सब लोग। आर्मी में क्या एक बार सिविल वार वगैरह अपना झगड़ा वगैरह हो जाता था। केवल एक साल को छोड़ करके 69 सी को छोड़ करके भैया थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड जो सेंचुरी बहुत ही आराम से, बहुत ही शांतिपूर्वक बीता। देखो ये है फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 1 सीई से लेकर के 100 सीई को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेंचुरी। अगला सेंचुरी भैया दूसरा वो जो 100 शतक है, 101 से लेकर के 200। तीसरा जो है भैया 201 से लेकर के 300। ये तो 3 सेंचुरी हो गई, ये तो 3 सेंचुरी होगी जिसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखे कि नहीं भैया, देखो फर्स्ट सेंचुरी भैया 1 सीई से लेकर 100 सीई तक, फिर सेकंड सेंचुरी भैया 100 सीई से लेकर के 200, थर्ड सेंचुरी 201 से लेकर के 300 तक। तो यहाँ पर 2 कांड होते हैं। कितने कांड, 2 कांड होते हैं। बड़ा ही सुखी फर्स्ट सेंचुरी बहुत ही सुखी और शांतिपूर्वक, सेकंड सेंचुरी भी बहुत ही सुखी और शांतिपूर्वक बीता। केवल एक साल जो 69 सीई था उसी समय थोड़ा सा कांड हो गया, हाई चाट राजवा का जो है गड़बड़ा गया सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखें तो देखो अगस्तस के पीरियड में भैया पीस हुआ। जब टाइबेरियस आए, इन्हीं का अडॉप्ट किया हुआ टाइबेरियस जब आते हैं तो यार इनके पास इतना मतलब इतना ज़्यादा देख नहीं रहे। तो पिछले में हम लोग देखे कि रोमन एम्पायर कितना दूर दूर तक फैला हुआ था, 3 कंटिनेंट तक फैला हुआ था। तो वे टाइबेरियस सोचे कि अरे यार करेंगे क्या इतना ले करके, ज़मीन यहीं पर रहेगी, सब लोग यहीं पर रहेगा, मर जाएंगे एक दिन, क्या होगा, ठीक है, एक दिन मर जाओगे, जान नहीं रहे हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, तो वो कुछ अपना जो राज्य हो जो बढ़ाए नहीं, उतने में सीमित रखें। चलिए जी, तो अगस्तस के समय भी पीस रहा, टाइबेरियस का भी बिना एक्सपेंशन किए मतलब बीत बात गया। ट्राजन रूलर के समय ये जब आते हैं भाई साहब, कब 113 से लेकर के 117 सी में, तो इनको लगता है कि जगह कम पड़ रहा है। पता नहीं कैसा शरीर था इनका, इनको इतना जगह भी कम पड़ रहा था। ये सोचे कि हम और अपना टेरिटरी बढ़ाएंगे, तो अपना वही सब एक्सपेंशन में लगते हैं, लेकिन बाद में भी एक्सपेंशन जो है इनका हट जाता है। तो कुल मिला के कहानी हम लोग ये देख रहे हैं, रोमन एम्पायर देख लिए क्या कहानी चल रही है। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम टाइप का अगर हम लोग देख लें तो एम्पायर, सेनेट, आर्मी की चर्चा हो रही है। आर्मी में सिविल वार वगैरह हो जाता था, कांड वगैरह हो जाता था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सेंचुरी का सिस्टम देख लिए कि भैया सब सही था, ये 2 कांड हुआ, एक तो 69 में न्यूट्रस ईयर जहाँ ये सब 4 बदल गए। उसके बाद 113 से 117 में ट्राजन भाई साहब आए, टार्जन नहीं जी, देख रहे हो, ट्राजन जब आए तो भैया ट्राजन आए तो इनको लगा कि नहीं हमको तो कम जगह है, इनको बहुत ज़्यादा उड़ना कूदना था, तो ये सोचे कि हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंशन किए तो फिर बाद में इनका भी सिस्टम हो जाता है। तो हमें याद रखना है अगस्टस के बाद टाइबेरियस, टाइबेरियस के बाद ट्राजन रूलर आए। ये तो हो गया राजा लोग के बारे में।
ये हो गया भैया राजा लोग के बारे में। अब थोड़ा सा आओ और रोमन एम्पायर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा रोमन एम्पायर की चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया यहाँ पे टेरिटरीज वाला सिस्टम क्या था, मतलब कैसे कैसे टेरिटरीज जो है वो डिवाइडेड थी। तो यहाँ पर दो मुद्दा निकल करके आता है क्या, एक तो होता है यार डिपेंडेंट किंगडम, दूसरा होता है प्रोविंशियल टेरिटरीज। अब देखो यार डिपेंडेंट किंगडम नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो डिपेंडेंट वाला सीन है भैया, किसके ऊपर कौन डिपेंड है, आओ देखते हैं, देखेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो दो तरीके की टेरिटरीज थी, एक तो होता है डिपेंडेंट किंगडम। डिपेंडेंट किंगडम में वो लोग आते थे जो कि भैया राजा के डर से सरेंडर कर दिए कि अरे साहब ले लो जो करना है कर लो, जो मारना है भैया मार लो, उसके बाद हमें अपने शरण में ले लो और जो है हमारा साथ, तो मतलब जुड़ जाते थे, एक तरीके से कोलैब कर जाते थे, ठीक है, कोलैबोरेशन हो जाता था, इनका सरेंडर कर देते थे। जो भी कहने को तो राजा हैं वो लोग, कहने को राजा हैं वो लोग, लेकिन उनका चलता कुछ नहीं था, चलता था किसका, वही जो राजा है भैया आपका रोमन एम्पायर का, उसका चलता था, समझ गए ना। तो डिपेंडेंट किंगडम में वो लोग हैं भैया जो कि अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं राजा के अंडर, और नाम के ये लोग भी राजा हैं लेकिन काम सब वही देख रहा है। एक तो ये कुछ अनडायरेक्ट सा फील हो रहा है ना कि हाँ चलो अनडायरेक्ट, उतना मतलब डायरेक्टली वहाँ पर राज नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो मालिक है, जैसे सपोज करिए अब चीफ मिनिस्टर अगर पीएम मोदी जी के सामने अगर सरेंडर कर दें तो फिर कहने को तो सीएम वो रह जाएंगे, लेकिन डिसीजन तो मोदी जी ही लेंगे ना, ठीक तरीके से उसी तरीके के तो भाई सरेंडर कर दिए हैं। तो वैसे ही ये लोग भी कहने को तो राजा हैं लेकिन अगले क्या ना सरेंडर कर दिए हैं, तो फिर डायरेक्ट भैया मर्जी तो उसी की चलेगी, है ना, उसी का एकदम रूल नियम गद्दी सब उसी का। अब दूसरा होता है प्रोविंशियल टेरिटरीज, जहाँ पर उनका एकदम डायरेक्ट कब्जा हो, जहाँ पर उनका डायरेक्ट कब्जा हो, किसी इनडायरेक्ट वे से नहीं, एकदम वहाँ के जनता जनार्दन का एकदम डायरेक्ट कब्जा हो, सब वहाँ पर चलता हो उनका। तो ये होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, डिपेंडेंट किंगडम और प्रोविंशियल टेरिटरीज। फटाफट से बोलेंगे, डिपेंडेंट वो जो एरिया जो लोग की सरेंडर कर चुके हैं, और दूसरा प्रोविंशियल जहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल चलता है। बस यही सिंपल सी दो ठो बात है। आगे चलते हैं ईस्ट में, थोड़ा सा ईस्ट में बढ़ते हैं। ईस्ट में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर डिपेंडेंट किंगडम है। ईस्ट में क्या है, डिपेंडेंट किंगडम है। ईस्ट में भैया जो लोग रह रहे हैं, जो भी किंगडम है, वो लोग भैया एकदम अमीर हैं, ठीक है, वेल्दीएस्ट है, पैसा वैसा इनके पास अथाह है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन्हीं में से एक आता है हेरोड्स किंगडम। क्या हम बात कर रहे हैं, हम आपको लेके गए ईस्ट में घुमाने। ईस्ट में भैया डिपेंडेंट किंगडम चल रहा है, ठीक है। ये किंगडम क्या है, बहुत ही अमीर है, पैसा वैसा से एकदम टाइट है, ठीक है, जिसमें कि एक हेरोड्स किंगडम भी आता है। तो ये तो आपको ईस्ट हम घुमा लाए, डिपेंडेंट किंगडम दिखा दिया, प्रोविंशियल स्टेट दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिटी उटी के बारे में, शहर में लेके चलते हैं, आपको शहर का सिस्टम दिखाते हैं। तो शहर यार अपना खुद का एक अर्बन सेंटर था, है ना, इसका खुद का मजिस्ट्रेट, है ना, इसका खुद का मजिस्ट्रेट, खुद के भैया काउंसिल, खुद का टेरिटरी, सब कुछ अपना होता था। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि दूसरे शहर का कुछ दोस्त, मतलब ये एक शहर है, ये दूसरा शहर है, कुछ इन लोग का आपस में मैटर सुलझ जाए, नहीं, सबका सिस्टम जो है अलग अलग। जैसे आज के समय में हम लोग देख ही रहे हैं ना, वैसे सबका सिस्टम जो है अलग अलग। और ये सारे जगह को विलेजेस इनके अंडर आया करते थे, कोई शहर एक दूसरे के शहर अंडर नहीं आता था, ठीक है, कोई दूसरा शहर दूसरे शहर के अंडर में नहीं आता था। वो लोग अपना अपना अलग एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वगैरह लेके मस्त है, लेकिन जो गांव है वो इनके अंडर आया करते थे। तो ये पल्ले पड़ गया आपको, ठीक है। इसका जुरिस्डिक्शन भैया इसका भी उन्हीं के लोगों के पास होता था। थोड़ा सा हम लोग अगर शहर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शहर का एडवांटेज देख लेते हैं। अब देखो यार, अगर नॉर्मल सी बात हम लोग सोचें कि गाँव और शहर में एडवांटेज, तो शहर में सुविधाएँ अधिक है ना, है कि नहीं, एक तरीके से देखो। लेकिन अब तो खैर भाई गांव में जो रह रहा है वही एकदम जी रहा है, मस्त रह रहा है ना। तो शहर में थोड़ा सा सुविधाएं जो है वो अधिक है। तो यहाँ पर अगर वहाँ के हम लोग एडवांटेजेस बात करें सिटी लाइफ की, कि भैया वहाँ पर सिटी में रहने का क्या सिस्टम है, तो देखो वहाँ पर ये था कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ आ जाती थी, कोई भी आपदा आ जाती थी, कुछ भी हो जाता था, तो वहाँ जो कमोडिटीज़ थी भैया, वो एसेंशियल जो कमोडिटीज़ थी वो अच्छी थी, मतलब सफिशिएंट प्रोवाइडेड थी, है ना। कब, फूड शॉर्टेजेस के दौरान, ठीक है। ये कंट्री साइड में, गांव इलाके में उतना ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं था। अगर कुछ हो जा रहा है, कुछ मतलब कुछ भी यार जैसे आपदा उपदा आ जाती है, तो उतना अवेलेबल कंट्री साइड में नहीं रहता था, लेकिन सिटी वालों का मौज रहता था, मतलब काट लेते थे ये लोग जीवन। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे सिटी में रहने के, है ना। तो ये चर्चा हो गई हल्के से रोमन एम्पायर के बारे में। वही डिपेंडेंट किंगडम, प्रोविंशियल जो कि डायरेक्ट है, ईस्ट में हम लोग देख ही लिए अमीर लोग रह रहे हैं, है ना, डिपेंडेंट किंगडम के। और तो और सिटी में देख लिए भैया, खुद का सबसे अलग अलग शहर अपना अलग अलग सिस्टम से चल रहा है, गांव उसके अंदर आ रहे हैं, और इसके एडवांटेजेस हम लोग देख लिए। अब देखो यार, ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में चल रही थी,
अच्छे से अपना अगस्तस आए, अगस्तस के बाद टाइबेरियस आए, ये लोग अपना मस्ती से ये लोग अपना जीवन उवन काट उठ के चले गए। तो 69 CE में हल्का सा सिविल वॉर वगैरह का सिस्टम हुआ। उसके बाद पहला और सेकंड सेंचुरी ना बहुत ही शांति से गुजरा। हम लोग थर्ड सेंचुरी तक की चर्चा कर रहे थे, तो पहला और सेकंड सेंचुरी तो बहुत अच्छी तरीके से ठीक ठाक मतलब बीत गया, अच्छे से बीत गया, सुकून शांति से बीत गया, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ पीस, है ना भैया, चलो बीत गया अच्छे से। लेकिन थर्ड सेंचुरी में भैया क्या हो गया, कांड हो गया। थर्ड सेंचुरी में कांड हो गया, क्राइसिस आ गई। देखो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अपना देखो रोमन एम्पायर में जो लोग थे जी रहे थे, मस्त जी रहे थे। बगल में ही था ईरान, क्या था, बगल में ही था ईरान। नदी ढक के जाओगे तो बगल में ही था ईरान। वहाँ पर एक जो है डायनेस्टी निकल करके आती है, क्या भैया, ससानियंस। कौन सी, ससानियंस डायनेस्टी निकल करके आती है एक। ऐसा बहुत ही दुष्ट, क्या थे सब, बहुत ही दुष्ट थे, है ना, एकदम झगड़ालू। तो ये 225 समय की बात है, क्या था भैया, नई डायनेस्टी निकल करके आती है ईरान में, ससानियंस। इनको भैया चुल मच रहा था, ठीक है, इनको कुछ काट रहा था। अब ये लोग गए, बहुत एकदम गुस्सा उस्सा में थे, है ना, अपना एकदम मतलब बहुत एग्रेसिव थे। कोई कुछ कहे तो कोई कुछ उनको चुकुटी काट ले तो गोली मार दे, ऐसा वाला हाल था उन लोगों का, है ना, मतलब एकदम खोपड़ी सनका हुआ। ये लोग क्या किए भैया, अपना जो राजपाट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना चालू किए। भैया बलवान हैं, एग्रेसिव हैं, ताकतवर हैं, तो सिंपल सी बात है यार, कब्जा करेंगे। तो कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो कब्जा करते करते ये लोग किधर बढ़ गए, यूफ्रेट्स नदी के यहाँ बढ़ते चालू हो गए। यूफ्रेट्स नदी के साइड तो भैया रोमन एम्पायर था, पता है ना, यूफ्रेट्स नदी के साइड तो रोमन एम्पायर था। तो अभी सब तो बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं तो फिर उसके यहाँ कब्जा करेंगे, मारकाट होगा ही होगा। सिंपल सी बात है यार, मारकाट अब होना ही होना है। सबको, दोनों लोगों को काट रहे हैं, जमीन लेना है एक दूसरे का जमीन लेना ही, सोच रहे हैं कि हम यहाँ आ जाएं, रोमन सोच रहे हैं हम उधर चले जाएं, अब कांड होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि 225 समय में ससानियंस आते हैं, अपना यूफ्रेट्स नदी के किनारे बढ़ने लगते हैं, अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करने लगते हैं। वहाँ के कौन रूलर थे भैया, जिनका नाम है शाहपुर वन। क्या नाम है इनका, शाहपुर फर्स्ट नाम है इनका। तो भैया शाहपुर फर्स्ट थे वहाँ के एम्परर ससानियंस के समय के, ठीक है। ये कौन थे भैया, ईरानियन रूलर थे, ईरान के रूलर थे, जो कि क्या करते हैं, खबर आती है भैया 60,000 रोमन आर्मी को ये खत्म कर दिए थे। इतने अग्रेसिव थे भाई साहब, 60,000 रोमन आर्मी को उड़ा दिए, निपटा दिए। काहे लिए, जमीन उमीन के लिए, टेरिटरी बढ़ाने के लिए, और जो है एंटियोक जो कैपिटल है भैया उसका, ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक को भैया ये लोग कब्जा कर लिए। ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक के ये लोग कब्जा कर लेते हैं, 60,000 सैनिकों की भी एकदम एक कर देते हैं हर चीज़। चलो भैया, तो हम लोग देख लिए यार क्या ससानियंस के बारे में। शाहपुर फर्स्ट आए, 60,000 लोगों को ले भी थे, उसके साथ साथ अपना कब्जा भी कर लिए एक जगह पे। यही नहीं माने, कौन, ये लोग भी नहीं माने। अब भैया एक जो ऐसा कांड कर दिया तो दूसरे शांत रहेंगे क्या, दूसरे बोले चलो यार हम भी परेशान करते हैं। तो ये लोग निकल गए, कौन भैया, जर्मनिक ट्राइब्स लोग निकल गए। ये लोग कहाँ बढ़ने लगे, ये लोग राइन और डैन्यूब नदी के उधर भैया बढ़ने लगे, है ना, राइन और डैन्यूब नदी के साइड अपना चलने लगे। ये लोग भी कब्जा करने के लिए, अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए ये लोग भी जा करके अपना कब्जा उब्जा करते थे। क्या करते थे, ये लोग भी जा करके अपना कब्जा उब्जा करते थे। अब कब्जा उब्जा करेंगे, मारकाट होगा ही, है ना, कब्जा उब्जा करेंगे तो भैया मारकाट तो होना ही है। तो कुल मिलाकर के ये बात है, जो थर्ड सेंचुरी की क्राइसिस है। अभी तक लोग अपना जी रहे थे, खा रहे थे, मस्त रह रहे थे, किसी को उतना टेंशन नहीं, अपना जो भी था चलो बीत रहा था, अपना एक एम्पायर में खुश थे सब लोग। फर्स्ट सेंचुरी बीती, सेकंड सेंचुरी बीती, चलो। लेकिन थर्ड सेंचुरी में सबको पता नहीं क्या काट रहा था, सबको दूसरे का जमीन चाहिए था, अपना टेरिटरी बढ़ाना था। तो उधर से सिरानियन से भैया शाहपुर फर्स्ट साहब आए, इधर धार 60,000 लोगों को भी ले बीते, और उसके बाद वहाँ एंटियोक का भैया जो कैपिटल, ईस्टर्न कैपिटल है, उसको भी कब्जा कर लिए। बताओ, जमीन उमीन के लिए सब विवाद हो गया। उधर से जर्मनिक ट्राइब निकल गई, राइन और डैन्यूब नदी के इधर, ये लोग भी अपना कब्जा करना चालू। तो जहाँ कब्जा होगा वहाँ होगा मार। सिंपल सी बात है यार, अभी आपके घर में कोई आके कब्जा करने लगे तो आप तो मारने लगोगे, हो जाएगा झगड़ा, ठीक है। तो अब यही सब हुआ, अपना झगड़ा फगड़ा हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सीन ये है कि 233 से लेकर के 280 के समय में क्या हो रहा था भैया, रिपीटेड इन्वेंशन हो रहे थे भैया। रोमन जो है मजबूर हो गए थे ये लोग एक सीमा में रहने के लिए,
पहले जितना चौड़ होकर के रह रहे थे, ये लोग इस समय में इन लोग को इतना लोग परेशान कर दिए आ करके कि ये लोग अपना एक सीमित जगह में रहने के लिए शिफ्ट हो गए। इनकी टेरिटरीज भैया डैन्यूब के साइड में जो है ये लोग अपना उधर को अपना दबने लगे। ठीक है, उधर को अपना दबने लगे। कौन कब की बात हो रही है? 233 से लेकर के 280 के टाइम की ये बात हो रही है। इस समय ऐसा सिचुएशन बना था भैया कि 47 साल में 25 एम्परर बदले गए। समझ रहे हो? 47 साल में 25 एम्परर बदल गए। इतना कांड हुआ इस थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में। तो यही बवाल हुआ है ना, यही बवाल हुआ, इतना सारा यही सब जो है मार काट पीट हुआ। इसी के बारे में हम लोग जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में देख रहे हैं, है ना। 233 से लेकर के 280 के समय में भैया रिपीटेड इन्वेशन, वही सब झगड़ा पे लड़ाई, सब लोग अपना इधर उधर कब्जा करने में मस्त है। अब इसी में रोमन एम्पायर करेगा क्या? तो क्या करेगा भाई, अब जो भी करेगा एक जगह तक सीमित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग भी अपना सीमित रहना स्टार्ट किया और उस समय 47 साल में 25 एम्पायर जो है बदल गए। ये थी कहानी आपके रोमन एम्पायर के बारे में। हल्का सा इंट्रोडक्शन देखे हम लोग, इसके पॉलिटिकल सिस्टम देखे हम लोग, इसका थोड़ा सा शहर वहर का सिस्टम देखे, कैसे क्या क्या है ना, कैसे भैया इसकी टेरिटरीज है वो देखिए। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में देखे अगस्टस का पीरियड। अगस्टस के पीरियड को थोड़ा सा पीस वाला भी पीरियड कहा जाता है कि चलो बीत गया अगस्टस के बाद टाइबेरियस आया, उन्हीं का अडॉप्ट किया हुआ। टाइबेरियस को कुछ बढ़ाने की जरूरत तो पड़ी नहीं, ऐसे ही इतना बड़ा है, डायनेस्टी है। लेकिन फिर भाई साहब ये जो ट्रजान एम्परर आते हैं, ट्रजान रूलर आते हैं, ये लगते हैं बढ़ाने। अब ये बढ़ाने लगते हैं, फिर इसके बाद जो है यही सब कांड होता है। थर्ड सेंचुरी में जाकर के देखो ये सब जो है क्राइसिस हो गया। तो ये सब बेसिक सा बात था, इसको हम थोड़ा सा साइड होते हैं। अगर चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, चाहें क्या नोट करते चलिए, नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी चर्चा हो गई आपका रोमन एम्पायर के बारे में। हल्का हल्का नॉलेज ले लिया हम लोग कि चलो भाई कैसा डायनेस्टी था, कौन आया, क्या राज हुआ, क्या कांड हुआ, हल्का सा मतलब ओवरव्यू टाइप का हम लोग सारी चीज़ें देखें। अब थोड़ा सा इसकी लिटरेसी के बारे में देखेंगे, इसके कल्चर के बारे में देखेंगे, तमाम तरीके की सारी चर्चा इसके अगले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, है ना। और भी बहुत ही अभी अगले पार्ट में भी अच्छा खासा चर्चा चलेगा, उसकी पंचायत उस पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं, है ना। यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में इसकी सारी चीज़ें, अगली जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।